बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 69 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स हम कर रहे हैं IFRS 15, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल भी इसमें शामिल है, न्यूमेरिकल भी शामिल है, इसलिए बुक को बेस करेंगे इसकी डिस्कशन के लिए। चलें बुक की तरफ चलते हैं। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। जी बच्चों, अब इस टॉपिक में हमारा फोकस किस पे है? रेवेन्यू पे। यानी हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी, अपनी पढ़ाई करें। इंट्रोडक्शन है ICAP की बुक में इसका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 15 इज टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स दैट एन एंटिटी शैल अप्लाई टू रिपोर्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द नेचर, अमाउंट, टाइमिंग and uncertainty of revenue and cash flows arising from a contract with a customer. अब कस्टमर को या तो हम गुड्स बेच रहे होंगे या हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है। और कोर प्रिंसिपल या 5 स्टेप मॉडल जो है IFRS 15 में अपेंडिक्स 1 और 2 में क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर रेलिवेंट। इनकम आपको पता है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। रेवेन्यू क्या है? वो इनकम जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से आपको जनरेट हो रहा है, क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ से अगर पैसे आ रहे हैं तो वो अदर इनकम है। कस्टमर वो पार्टी है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि या हम तुम्हें गुड्स देंगे या तुम्हें हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। गुड्स देंगे तो पॉइंट इन टाइम देंगे और सर्विस देंगे तो ओवर द टाइम देंगे। फिर क्या कह रहा है? IFRS 15 is based on a core principle that requires an entity to recognize revenue. IFRS 15 एक कोर प्रिंसिपल बुनियादी उसूल पर कायम है जो एंटिटी को कह रहा है कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो कैसे करना है? इन अ मैनर दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। यानी रेवेन्यू इस तरह रिकॉर्ड करें जो ये बता रहा हो कि गुड्स कब डिलीवर हुई और सर्विस कब प्रोवाइड की। जब गुड्स डिलीवर होंगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ये पॉइंट इन टाइम होगा। और जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ओवर द टाइम होगा। जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब होगा क्या बेटा? कह रहे हैं अप्लाइंग द दिस core principle involves following a 5 step model as follow। कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हुए 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। हमने कहा पूछा पहला स्टेप, कहता है सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे दरमियान और कस्टमर के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। यानी क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। फिर क्या करो? कहता है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ढूंढो। एंटिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होगी? या वो गुड देगी पॉइंट इन टाइम या सर्विस देगी ओवर द टाइम। और कस्टमर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होगी? वो कंसिडरेशन पे करेगा, कभी कैश में, कभी बैंक में, कभी अदर कंसिडरेशन। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। एक आइटम होगी तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होगी। एक से ज़्यादा आइटम्स होंगी और कोई डिस्काउंट एलिमेंट है तो ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढ लेंगे। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। याद रखिएगा एलोकेशन जब भी होती है जब आइटम एक से ज़्यादा हो। उसके बाद रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज एन एंटिटी सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू किसने रिकॉग्नाइज करना है? एंटिटी ने। और एंटिटी को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दे परफॉर्मेंस की।
और एंटिटी की दो ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी। अगर गुड बेच रही है तो पॉइंट इन टाइम, और अगर सर्विस दे रही है तो ओवर द टाइम। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यकम नवंबर 7 शाहिद रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। एंटिटी कौन है? शाहिद। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? यकम नवंबर 7 को। और दूसरी पार्टी कौन है? कस्टमर। उसका नाम नहीं दिया। शाहिद की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि 30 कंप्यूटर देने हैं उसने और 12 महीने की टेक्निकल सपोर्ट देनी है कंप्यूटर को। अब जो शाहिद ने कंप्यूटर देने हैं वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है पॉइंट इन टाइम की, और जो उसने सर्विस देनी है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ओवर द टाइम। शाहिद ने कंप्यूटर डिलीवर कर दिए, इसका मतलब इसने एक ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस पूरी कर दी, एंड ट्रांसफर इट्स लीगल टाइटल टू द कस्टमर ऑन द सेम डे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ यकम नवंबर 7 को और उसी दिन कंप्यूटर डिलीवर हो गए, तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो गई। कस्टमर पेड 25,000 अप फ्रंट का मतलब एडवांस में। द कंप्यूटर सेल्स फॉर 20,000 एंड द एनुअल टेक्निकल सपोर्ट सेल्स फॉर 5,000। अब हमने कितने में डील की? 25,000 में। 20,000 का कंप्यूटर है, 5,000 रुपए की टेक्निकल सर्विस है। तो ये जो अलग-अलग प्राइस है ये इनकी स्टैंड अलोन प्राइस है। 25,000 ट्रांजैक्शन प्राइस है, इसका मतलब डिस्काउंट कुछ नहीं है। अलग-अलग करूं तब भी 25,000 है, इकट्ठे करके बेचूं फिर भी 25,000 है। अप्लाई द 5 स्टेप मॉडल ऑन द अबव अरेंजमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? शाहिद और कस्टमर के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट की नौइयत क्या है? कंप्यूटर्स डिलीवर करने हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये इम्प्लाइड है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा या ऑरल होगा, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। शाहिद ने क्या कमिटमेंट की कि वो कंप्यूटर सप्लाई करेगा और टेक्निकल सर्विस देगा, और जो कस्टमर है उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि वो पेमेंट देगा। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 25,000 में। अब एक कंप्यूटर 25,000 में है, उसने 30 कंप्यूटर सप्लाई करने हैं, तो 30 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 लाख रुपए। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। एलोकेशन इज सिंपल एज देयर इज नो डिस्काउंट। तो 20,000 ज़रब 30 ये कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन प्राइस है, और एलोकेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि दरमियान में डिस्काउंट नहीं है। ये 6 लाख कब रिकॉर्ड करूंगा? जब कंप्यूटर सप्लाई करूंगा। और 5,000 ज़रब 30 कंप्यूटर की सर्विस 1.5 लाख रुपए। और ये कब रिकॉर्ड करूंगा? जब हम सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। कंप्यूटर की रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी पॉइंट इन टाइम में, और सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर द टाइम में। ये नीचे लिख दिया, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो कंप्यूटर का रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम में रिकॉर्ड करते रहो, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस का ओवर द टाइम 12 महीने में, तो 1.5 लाख को 12 महीनों से डिवाइड कर देंगे, 6 लाख को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब कंप्यूटर्स डिलीवर करेंगे। आगे सुनिएगा। अब ये जो 5 स्टेप हैं पूरे स्टैंडर्ड में देखेंगे तो ये 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा होगा। सबसे पहले वो सारी डिस्कशन किस पे करेगा? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट पे। आ जाए। क्या है? आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्राइटेरिया IFRS का पैराग्राफ 9 और 10 है। क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज that create enforceable rights and obligations। हर कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी का राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होती है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ मैटर ऑफ लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिटन, ओरल और इम्प्लाइड बाय एन एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये जो इम्प्लाइड होता है ना,
इसका मतलब है कि रूटीन ही है। मसलन शहरोज़ की कैमरास की शॉप है और उस पर लिखा हुआ है कि हम कैमरे बेचते भी हैं और उसकी मुरम्मत भी करते हैं। अब जो पार्टी उस दुकान में एंटर होगी, ये कस्टमरी प्रैक्टिस है कि या तो वो कैमरा ख़रीदने आई है, ये कैमरे की सर्विस करवाने आई है, वहाँ वो मोटरसाइकिल का टायर ख़रीदने नहीं आ सकता। तो अक्सर दुकानों के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ होता है वो बताता है कि इस दुकान के साथ हमारी कस्टमरी रूटीन क्या है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, किस तरह की सर्विस लेने आए हैं या किस तरह की गुड लेने आए हैं। आगे, A contract does not exist if each party has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. Very simple. कहता है कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होना क्या चाहिए, ये देखिए, होली अनपरफॉर्म्ड, यानी अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। मतलब जी, एंटिटी ने गुड सप्लाई नहीं की या एंटिटी ने अभी सर्विस देना ही शुरू नहीं किया और जो कस्टमर है उसने अभी तक कोई पैसे भी नहीं दिए, इसका मतलब दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में से कुछ भी नहीं परफॉर्म किया। तो बताओ ये डील अभी तक क्या है, होली अनपरफॉर्म। तो होली अनपरफॉर्म में अगर दोनों पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन शर्त ये है कि टर्मिनेशन पर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कोई कंपनसेशन नहीं देगी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, ब्रीच करने का कोई जुर्माना नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। An entity shall account for a contract with a customer under IFRS 15 only when all of the following criteria are met. जब तक ये 6 की 6 बातें पूरी नहीं होंगी, कस्टमर जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं लेके चल सकता और एंटिटी भी नहीं। क्या लिखा है, एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर अंडर IFRS 15 व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। यह अलहदा बात है कि मैं इस स्टैंडर्ड में आपके साथ कस्टमर से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, मेरी प्योर डिस्कशन एंटिटी से रिलेटेड होगी। इसलिए उसने क्या कहा, एंटिटी जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे नहीं ले सकती। किसको, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसमें ये 6 बातों में से कोई एक भी पूरी नहीं होगी। अब इसको दूसरी तरह देख लें, एंटिटी किसी पार्टी के साथ किसी डील को कॉन्ट्रैक्ट लेगी अगर 6 की 6 बातें पूरी होंगी। पहली बात, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैड अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ओरली और एज पर कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। मसलन आप एक दुकान में एंटर हुए, आपने कहा ये मोबाइल चाहिए, उसने कहा 20,000, आपने कुछ नहीं बोला और कहा पैक कर दो, तो इसका मतलब है कि आप इस डील के लिए एग्री हो गए। अच्छा, सप्लायर ने कहा 20,000, यानी एंटिटी ने कहा, कस्टमर ने कहा 16,000 दूंगा और एंटिटी चुप रही, सेल्समैन चुप रहा, इसका मतलब, और पैकिंग उसने कर दी, इसका मतलब डील कितने पे फाइनल हुई, 16 पे। इसको कहते हैं कस्टमरी प्रैक्टिस। ना जबान से कुछ बोला, ना हाथ से कुछ लिखा, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो किया हाँ मैं एग्री हूं, इसको कहते हैं कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट रिगार्डिंग द गुड और सर्विसेज टू बी। एंटिटी रेवेन्यू नहीं लिख सकती जब तक वो दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। और मैंने बताया एंटिटी का राइट होगा पैसा लेना और ऑब्लिगेशन होगी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना। कस्टमर का राइट होगा गुड्स या सर्विस लेना और उसकी ऑब्लिगेशन होगी पैसे देना।
द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, मैंने पहले भी बताया था, जिस ट्रांजैक्शन में बिजनेस रीजन नजर आएगी, जिस ट्रांजैक्शन में बिजनेस रीजन नजर आएगी उसको हम कहेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है। और FR1 में हमने IS 16 में ये डिस्कस किया था, अगर दो दुकानदार किसी वजह से आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लें और शाम में डिलीवरी मिलने पर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को उसकी गुड्स वापस कर दे, तो इसका मतलब है इन दो दुकानदारों ने पूरे दिन जो डील की है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। हाँ, अगर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को गुड्स दे और अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखे तो फिर मेरे दोस्तों ये कमर्शियल सब्सटेंस है। द रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर कमर्शियल सब्सटेंस होगा। जब एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार से कोई चीज़ें ली और एज इट इज़ उसे कुछ टाइम गुजरने के बाद वापस कर दी तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। आगे, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि जब एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर देगी तो उसे पैसे कैसे मिलेंगे, लमसम मिलेंगे, अप फ्रंट मिलेंगे, एरियर में मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। लास्ट पॉइंट, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन कंसिडरिंग ओनली द कस्टमर्स एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हेन इट इज, एसी तेज करते हैं, ड्यू। एंटिटी को प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस है, 50% से ज़्यादा चांस है कि कस्टमर पैसे दे देगा तो एंटिटी इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। खुदा ना खास्ता किसी कस्टमर की पोजीशन ही ऐसी डाउन है, आप उसे कोई चीज़ दे रहे हैं और देते वक्त ही आपको पता है कि इससे मुझे पैसे नहीं मिलने, मैं दे ही इसको फ्री में रहा हूँ, डोनेशन में दे रहा हूँ, चैरिटी में दे रहा हूँ। इसलिए डोनेशन और चैरिटी में गुड्स तो हम देते हैं किसी को, गुड्स तो किसी को देते हैं लेकिन उससे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हमें प्रोबेबल होता है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर प्रोबेबल है कि पैसे मिलेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, और अगर प्रोबेबल नहीं है कि पैसे मिलेंगे तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब वो कह रहा है कि किसी एंटिटी को किसी कस्टमर के साथ डील को कॉन्ट्रैक्ट जब समझना है जब उस डील में ये 6 की 6 बातें होती हुई नजर आ रही हो। अब फिर एक एग्जांपल से इसको कवर करेंगे। क्या कह रहा है, A shopkeeper agreed to deliver 10 कंप्यूटर टू वकास एंटरप्राइजेज विद इन 3 months। कोई शॉपकीपर है, वो एंटिटी है, और उसने वकास को कहा मैं तुम्हें 10 कंप्यूटर दूंगा 3 महीनों में। एज पर द एग्रीमेंट शॉपकीपर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कंप्यूटर्स। इन केस ऑफ कैंसिलेशन शॉपकीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी टू वकास एंटरप्राइज। अभी बताया उसने 3 महीने के बाद डिलीवरी देनी है शॉपकीपर ने, जो एंटिटी है, और अगर वो दरमियान में डिसाइड करता है मैंने नहीं देनी गुड्स और उस रिफ्यूज़ल पर उसे कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं हो सकती, तो फिर हम कहेंगे भाई अकॉर्डिंग टू IFRS 15 ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि होली अनपरफॉर्म्ड है। कोई भी पार्टी या दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी इसे टर्मिनेट कर सकती थी, और टर्मिनेशन पर कोई पेनल्टी भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। MCQ आ सकता है। A contract does not exist if each party, either buyer or seller, has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. As shopkeeper can cancel contract without compensating Wakaas Enterprises, so contract does not exist. समझ तो आप गए होंगे, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आपके कीमती टाइम को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने पूरी बुक पढ़नी है आपके साथ, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, डिस्कस करना है, इसमें आपकी प्रेजेंस इतनी मैटर नहीं करती। मेरा ये लेक्चर आप 2 की स्पीड पर भी सुन लेंगे तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसलिए बच्चों मैंने बुक का सहारा लिया है ताकि आपके कीमती टाइम को मैं सेव कर सकूं। आगे चलते हैं। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी में वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट लेकर आ रहा है। क्या ला रहा है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस। IFRS 15 पेज नंबर 15-16 क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया
when a does not meet the criteria and an entity receives consideration from the customer. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहता है ऊपर वाली 6 कंडीशन में से कोई कंडीशन भी पूरी नहीं हुई. ओ भाई अब क्या हुआ? कहता है लेकिन सुनो, 6 कंडीशन तो पूरी नहीं हुई या 6 में से कोई एक पूरी नहीं हुई, लेकिन एंटिटी कस्टमर से पैसे ले चुकी. एंटिटी कस्टमर से पैसे ले चुकी. द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज इट एज रेवेन्यू only when either of the following event has occurred. 6 में से कोई एक या 6 की 6 कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन वो कह रहा है कि एंटिटी इसको अभी भी रेवेन्यू लिख सकती है, और तो रेवेन्यू तो जब भी लिख सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट हो. इसका मतलब IFRS 15 ये कह रहा है कि ऊपर की 6 कंडीशन मीट ना हो फिर भी कोई डील कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है. आपने पूछा वो कैसे? तो उसने कहा क्या एंटिटी ने पैसे ले लिए? आपने कहा हाँ मैंने एडवांस ले लिया था. उसने कहा सुनो, एंटिटी ने एडवांस ले लिया, द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर. मतलब ये देखें, एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन, इसका मतलब एंटिटी ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी 100%. नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन का मतलब जो भी उसकी ऑब्लिगेशन थी वो पूरी हो गई. अब क्या हो रहा है? कंडीशन नहीं मीट हुई, कोई एक या 6 की 6, लेकिन एंटिटी क्या ले चुकी? पैसे ले चुकी, और पैसे ले चुकी साथ अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी पूरी कर चुकी. फिर क्या करें? और सब्सटेंशियली ऑल, पूरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कर दिया, सब्सटेंशियली परफॉर्म कर दिया. ये देखें, द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एंड ऑल और सब्सटेंशियली ऑल. थोड़े पैसे ले लिए या पूरे पैसे ले लिए, किससे? कस्टमर से, या जो भी कंसिडरेशन उसने देनी थी वो दे चुका. हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी एंड इट इज नॉन रिफंडेबल. अब सुने, ये ऊपर वाली कंडीशन पूरी ना हो तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. यहां आके क्या कह रहा है कि भाई ऊपर वाली कोई कंडीशन या सारी कंडीशन मीट ना हो, लेकिन ये हो चुका हो. क्या हो चुका हो? एंटिटी पैसे ले चुकी हो, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर चुकी हो. पैसे ले लिए, यस. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, यस. और जो पैसे लिए हैं वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, यस. तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो. और दूसरी कंडीशन क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉन रिफंडेबल. अब क्या कह रहा है? कहता है एंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है रेवेन्यू कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया लेकिन एंटिटी पहले ही पैसे पूरे ले चुकी थी, या जितने पैसे ले चुकी थी और वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है. तो अब भी रूल क्या बना कि आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो. ठीक है, यहां से MCQ आ सकता है बेटा. एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन, इसके सेल डलवाए. एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एज अ liability until one of the above events occur or until the criteria are subsequently met. जल्दी करें. In either case the liability shall be measured at the amount of consideration received from the customer. कहता है an entity shall recognize the consideration received from a customer as a liability until one of the above events occur. पहली इवेंट क्या है? पैसे ले लिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल है. दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आप पैसे ले चुके हो और वो पैसे जो आए हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो. एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एज अ लायबिलिटी अंटिल वन ऑफ द. आप सुने, कहता है इनमें से कोई एक चीज भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले तक अगर आपने पैसे रखे हुए अपने पास तो आने वाले पैसों को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी समझो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर समझो. कैश को डेबिट करो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट कर दो. क्लियर? आगे चले.
और जब इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए तो क्या करो, इसको रेवेन्यू बुक कर लो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दो और रेवेन्यू को क्रेडिट। एग्जाम्पल 3 समझते हैं। Mr. Owais agreed on Yakamar Sar to sell 5 cutting machines to Exime Enterprises due to some deficiency in drafting the agreement. Each party's right cannot be identified. लो भाई, 6 कंडीशन में एक कंडीशन ये भी थी कि दोनों पार्टीज के जो राइट्स हैं एंटिटी उनको आइडेंटिफाई कर सके। वो कह रहे हैं यार गलती हो गई, हम एक दूसरे के राइट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सके। Who is entity Owais and who is customer Exime Enterprise। आगे 31 मार्च 7 को Owais ने डिलीवर कर दी गुड्स एंड दीज वर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। आफ्टर 10 days ऑफ डिलीवरी 10 अप्रैल कस्टमर मेड द फुल पेमेंट, पूरे पैसे भी आ गए, एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। लो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में राइट दोनों के आइडेंटिफाई नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जरा देखें, ओवैस ने गुड्स डिलीवर कर दी, इसका मतलब उसने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, ठीक है। कस्टमर से पैसे भी ले लिए और वो पैसे भी नॉन रिफंडेबल हैं, तो IFRS 15 कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट में कमी रह गई उसे छोड़ें, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिए। व्हेन शुड ओवैस रिकॉर्ड द रेवेन्यू? सिंपल सी बात है, जिस दिन उसने गुड्स डिलीवर की हैं उस दिन तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। उसी दिन पैसे आ गए, 10 दिन के बाद डिलीवरी से पैसे आ गए, ओवैस ने डिलीवर किया और उसने एक्सेप्ट किया 31 मार्च को, पैसे आए 10 अप्रैल को और उसके बाद फुल पेमेंट हो गई और पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। मिस्टर ओवैस कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी डिलेड until the entity Owais performance is complete and substantially all of the consideration cash in the arrangement has been collected and is non-refundable. Therefore, Mr. Owais should record the revenue on 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को करेगा। क्यों? अगर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कंडीशन मीट हो चुकी होती तो वो डिलीवरी के वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करता। उसने पहले कहा कंडीशन मीट नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करे तो डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेट पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना करे तो जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे और वो नॉन रिफंडेबल बन जाएंगे उस दिन मैं अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। इसलिए कब रिकॉर्ड करेगा? 10 अप्रैल को, एज इट इज द डेट ऑन विच परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड नॉन रिफंडेबल पेमेंट इज रिसीव्ड। ये माइंड में रखिएगा, परफॉर्मेंस उसकी पूरी हुई है 31 मार्च को, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इसलिए 31 मार्च को रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में रेवेन्यू उस वक्त बुक करेगा जब नॉन रिफंडेबल अमाउंट उसे मिल जाएगी। कोई और ला दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन भी हो सकते हैं। अब हम क्या करने लगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करने लगे। एन एंटिटी शैल कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एट और नियर द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर or related parties of the customer and account for the contracts as a single contract if one or more of the following criteria are met। क्या कहता है? 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाए। कितने? 3 बुलेट्स। क्या पहला बुलेट? The contracts are negotiated as a package with a single commercial objective। The contracts are negotiated as a package with a single commercial objective। हमने डील सेल की है, हमने इंडिविजुअल सेल नहीं की है, हमने डील सेल की है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, बिरयानी थी, सैलड था और कोक था, तो इसका मतलब वो क्या है? एक डील है। उस डील की प्राइस कराची बिरयानी वालों ने हमसे चार्ज की थी। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं या मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या उसकी परफॉर्मेंस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की
प्राइस और परफॉर्मेंस पर डील कर रही है। इसका मतलब डील में तो तमाम आइटम्स इकट्ठी होंगी, उनकी प्राइस आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी। The goods or services promised in the contracts or some goods or services promised in each of the contracts are a single performance obligation in accordance with IFRS 15। कहता है इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू IFRS हम उनको डिटैच नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं ये तो बात ही एक है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा भी और मैं टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। अब कह सकता हूं ये दो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पढ़ाना एक है और टेस्ट कंडक्ट करना दो है। लेकिन जब आप एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए आप ये नहीं कहते कि ये मैं पढ़ने की फीस दे रहा हूं, ये मैं टेस्ट में अपीयर होने की फी दे रहा हूं। आप एक टोटल फी पे कर रहे होते हैं। तो फिर कह सकता हूं कि हमने दो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन किए हुए होते हैं। मेरे दोस्तों, आदिल लिमिटेड एंटर्स इनटू 2 सेपरेट एग्रीमेंट्स विद कस्टमर एक्स। आदिल लिमिटेड 2 सेपरेट एग्रीमेंट कर रहा है कस्टमर एक्स से। पहला एग्रीमेंट क्या है? 10,000 ब्रिक्स दूंगा 1 लाख में और बाउंड्री वॉल बनाऊंगा 20,000 में। शुड द अबव एग्रीमेंट्स बी कंबाइंड? एक ही कस्टमर से कहा कि मैं तुम्हें ईंटें भी दूंगा और ईंटें देकर मैं तुम्हारी वॉल भी बनाऊंगा। ईंटें भी दूंगा और वॉल भी बनाऊंगा। एक ही कस्टमर को हमने ये दो बातें कही। तो कह सकता हूं असल में हम उस कस्टमर को कह रहे हैं कि हम ईंटों से तुम्हारी वॉल बनाएंगे घर की। तो दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इकट्ठे हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की करैक्टरिस्टिक्स आपस में जुड़ी हुई हैं। वॉल बन नहीं सकती जब तक ईंटें ना हो। टेस्ट कंडक्ट हो नहीं सकता जब तक मैं लेक्चर डिलीवर ना करूं। तो फिर कॉमन सेंस क्या कह रही है? जी इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि ईंटों के साथ हम दीवार बनवाना चाह रहे हैं। क्या है? The two agreements should be combined and considered as one agreement because contracts are negotiated with a single commercial objective of building a wall. The price of two agreements is independent, नहीं जी, is interdependent. Interdependent का मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वॉल जब भी बनेगी जब ईंटें होंगी और ईंटें जब भी ली जाएंगी जब वॉल बनानी होगी। Adil Limited is probably charging high price for bricks to compensate for the discounted price for building the wall। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें इसकी डिटेल नहीं है कि मार्केट प्राइस क्या है और हम कस्टमर से क्या चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। Performance obligations are normally specified in the contract but could also include promises implied by an entity's customary business practices, published policies or specific statements that create a valid customer expectation that goods or services will be transferred under the contract। तो फिर मेरे दोस्तों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे बताई जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट में? या तो वादा होता है या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस होती है या फिर हम पब्लिश करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को या फिर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज देते हैं जिससे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी लोगों तक पहुंच जाती है। रिटन हो, वर्बल हो, ये आसान होती है। कस्टमरी प्रैक्टिस मैंने अभी एग्जांपल दी, दुकान के बाहर लिखा हुआ होता है कि यहाँ कैमरास बेचे जाते हैं और कैमरास की मरम्मत की जाती है। इसका मतलब है ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। सम टाइम बड़ी अजीब सी एग्जांपल है लेकिन कोट कर देता हूँ। बच्चे क्लास में कहते हैं सर बिरयानी खिलाएं और टीचर चुप हो जाता है। तो थोड़े दिनों के बाद बच्चे कहते हैं सर बिरयानी नहीं आई। टीचर कहता है वो कौन सी? तो बच्चे क्या कहते हैं? सर उस दिन हमने कहा था बिरयानी खिलाएं, आप खामोश हो गए थे। आपकी खामोशी का मतलब क्या है? आप राज़ी हो गए थे। अब ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है।
आप समटाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा शो कर देते हैं कि वो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है, ठीक है। डिपेंड, इसलिए कहते हैं खामोशी नीम रजामंदी होती है, आधी रजामंदी होती है खामोशी, ठीक है। अहमद भाई हंस रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटिटी फॉर सेल। कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स और प्रॉमिस सर्विसेज। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी फॉर सेल, ये गुड्स हैं, इनका वादा दिया जा सकता है। रीसेल ऑफ गुड्स परचेज बाय एंटिटी, खरीद कर बेचा जा सकता है, ये भी प्रॉमिस गुड्स हैं, इनका वादा किया जा सकता है। परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड अपॉन टास्क फॉर अ कस्टमर, किसी कस्टमर को आपने किसी सर्विस प्रोवाइड करने का कमिटमेंट किया है तो ये प्रॉमिस सर्विस हो गई। स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विस अनस्पेसिफाइड अपडेट्स टू सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोवाइडेड ऑन अ व्हेन एंड इफ अवेलेबल बेसिस। स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज, आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लिया, उसके बाद उसमें कोई चेंज करवानी है और वो चेंज के लिए कब करवानी है, कैसे करवानी है, ये अभी तक नहीं है, ये अनस्पेसिफाइड है, तो इसको भी आप अगर वादा कर लेंगे तो प्रॉमिस गुड्स या प्रॉमिस सर्विस बन जाएगी। सॉफ्टवेयर गुड्स में आएगा और जो उसकी अपडेशन है, जो उसकी मॉडिफिकेशन है, वो आपकी सर्विस में आएगी। Granting rights to goods or services to be provided in the future that a customer can resell. An entity selling a product to a retailer promises to transfer an additional good or service to an individual who purchases the product from the retailer. Granting rights to goods or services to be provided in the future that a customer can resell. ये क्या होता है? इस तरह समझिएगा, मैंने एक प्लॉट का बयाना किया, एडवांस दे दिया। आप अक्सर मार्केट में देखते हैं कि आप एक डील फाइनल करते हैं, अभी आपने उसके पैसे नहीं दिए हुए होते, उसी एडवांस पेपर को आप किसी और आगे किसी पार्टी को बेच देते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर आप उन्हीं गुड्स को जो आपने अभी किसी से लेनी है, प्रैक्टिकली उसकी डिलीवरी लेनी है, आप उसको आगे बेचने का वादा कर सकती हैं। इसको भी प्रॉमिस गुड्स कहते हैं। कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सम टाइम आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं ये बिल्डिंग आपने मुझे बनाकर बेचनी है, तो इसको भी प्रॉमिस्ड गुड कहेंगे। तो कोई 2-3 नंबर का नोट या एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी आइटम प्रॉमिस्ड गुड्स हैं। आप नोट कर रहे होंगे ये स्टैंडर्ड कुछ IS 38 जैसा है, जिसमें अक्सर वो बातें हो रही हैं जो प्रैक्टिकली एक अकाउंटेंट नहीं देख रहा होता, एक मार्केटिंग ऑफिसर वगैरह देख रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बिजनेसेस की मुख्तलिफ गुड्स होती हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं। At the inception of a contract, the entity must assess the goods or services promised in a contract with a customer and must identify as a performance obligation each promise to transfer the customer either a good or service or a bundle of goods or service that is distinct। अब नया पॉइंट आया है, क्या कह रहा है? कुछ गुड्स डिस्टिंक्ट होती हैं और फिर क्या कह रहा है? A series of distinct goods or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customer. At the inception of the contract, contract के start में the entity must assess the goods or services promised in a contract with the customer and must identify as a performance obligation each promise to transfer the customer either a good or service or a combination of goods or service that is distinct or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer। कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप पॉइंट इन टाइम में कोई एक गुड, कोई एक सर्विस
या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड या सर्विस दे रहे होंगे, या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स दे रहे होंगे। सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स का मतलब क्या है? जैसे वापडा की बिजली है, पहला यूनिट आएगा तो दूसरा यूनिट भी वैसे ही होगा, तीसरा यूनिट भी वैसे ही होगा। एक कांस्टेंट सप्लाई आ रही होती है वापडा की तरफ से, इसे क्या कहते हैं? सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स। मैंने ये मार्कर आपको बेचा, मैंने ये मार्कर आपको बेचा, ये डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। या तो एक दूंगा या एक से ज्यादा दूंगा। तो कभी आप सीरीज में दे रहे होते हैं, कभी आप लमसम या एक आइटम एक ही दफा दे रहे होते हैं। ये पॉइंट इन टाइम होगा, ये ओवर द टाइम होगा। अब वो कह रहे हैं डिस्टिंक्ट गुड्स क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। कहता है अगर दोनों क्राइटेरिया मेट हो जाएं तो हम इन गुड्स को या इन सर्विसेज को डिस्टिंक्ट करेंगे। हमने कहा कौन सा? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। कहते हैं द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। कहता है डिस्टिंक्ट गुड वो है जिसका फायदा आप अकेले ले सकते हैं या किसी दूसरी आइटम के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। मसलन इस स्लाइडर के अंदर जो सेल है उसका फायदा यहां भी ले सकते हैं, घड़ी में लगा के भी ले सकते हैं, आपका कोई अलार्म है, क्लॉक का अलार्म है, उसमें लगा के ले सकते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल में सेल का यूज हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट गुड है। क्या है? डिस्टिंक्ट गुड है। और अगर उस आइटम को आप किसी दूसरी आइटम में अटैच करके फायदा ले रहे हैं तो इसका मतलब अदर रिसोर्सेज भी उसके साथ ऐड हो गए। फिर क्या कह रहा है? द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड और सर्विस इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। इस गुड को आप अलहदा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट गुड क्या होती है? जिसको अलहदा अलहदा आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका फायदा कोई कस्टमर इंडिपेंडेंट बेसिस पर या किसी दूसरी गुड के साथ मिलाकर ले सके, तो उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट गुड। जैसे बटर है, आप बटर को इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कौन सी गुड हुई? डिस्टिंक्ट गुड हुई। आप उसको केक बनाने में, खीर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब किसी दूसरी आइटम के साथ ये कंबाइन हो रही है। बटर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है और उसका फायदा भी आप सेपरेटली इंजॉय कर सकते हैं, तो ये बटर क्या हो गई? ये डिस्टिंक्ट गुड हो गई। आगे, अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम अ गुड और सर्विस इफ द गुड और सर्विस could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefit। कहता है कस्टमर किसी गुड और सर्विस का फायदा ले सकता है, कब? उसे इस्तेमाल करके, कंज्यूम करके या बेचकर। यही हमने सीखा हुआ है कि किसी भी गुड का फायदा या तो उसको बेचकर लिया जाता है, या उसको इस्तेमाल करके लिया जाता है, या उसको कंज्यूम करके लिया जाता है। If a good or service is regularly sold separately, this would indicate that customer generally can benefit from the good or service on its own or in conjunction with other available resources। अब क्या कह रहा है जी बच्चों? पीको लिमिटेड सेल्स 10 वॉशिंग मशीन्स। पीको लिमिटेड सेल्स 10 वॉशिंग मशीन फॉर 20,000 ईच टू अ रिटेलर कंपनी। तो पीको एंटिटी हो गया और रिटेलर कंपनी कस्टमर हो गई। पीएल आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। जो जो चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है उनकी प्राइस उसने इसमें कहीं पुट कर दी होगी। ठीक है, क्या क्या दे रहा है? कहता है फ्री सर्विस दूंगा और मेंटेनेंस 3 साल के लिए, मशीन दूंगा, फ्री मेंटेनेंस सर्विस दूंगा, 10 kg वॉशिंग पाउडर एवरी मंथ दूंगा, डिस्काउंट वोचर फॉर अ 50% डिस्काउंट इफ नेक्स्ट परचेज इज मेड इन द नेक्स्ट 6 month। अब मुझे बताएं, मशीन एक ही दफ़ा में दे देगा या साथ साथ देगा? मशीन एक ही दफ़ा में देगा।
तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है पॉइंट इन टाइम। फ्री सर्विस 3 साल तक देगा तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ओवर द टाइम। 10 केजी वॉशिंग पाउडर देगा हर महीने अगले 18 महीनों तक, ये भी है पॉइंट इन टाइम। डिस्काउंट वोचर दे देगा कि अगली मशीन अगर 6 महीने में खरीदी तो 50% डिस्काउंट देंगे, तो ये क्या है, ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है लेकिन पॉइंट इन टाइम में। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मशीन देना 1, सर्विस देना 2, वॉशिंग मशीन पाउडर देना 3 और डिस्काउंट वोचर देना 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। There are 4 separate performance obligation as all of the goods and services are distinct because the RC can benefit from the good and service on its own and the PC's promise to transfer the goods or service is separately identifiable from other promises in the contract। तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई, 4, और चारों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये अलहदा काम है, ये अलहदा काम है, ये अलहदा काम है, ये अलहदा काम है। फॉलोइंग आर द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन पॉइंट इन टाइम, मेंटेनेंस सर्विस ओवर द टाइम, वॉशिंग पाउडर ओवर द टाइम, डिस्काउंट वोचर पॉइंट इन टाइम। पहले ही मैंने आपको बता दी हुई है ये बातें। कहते हैं कौन सी गुड्स या कौन सी सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है, फैक्टर्स नॉट डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, IFRS पैरा 29 and 30। Factors that indicate that 2 or more promises to transfer goods or services to a customer are not separately identifiable। कहते हैं अगर गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाई ना हो सकें बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, वो गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। क्या कर रहे हैं भाई, इसे हटाएं। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट 2 or more promises to transfer goods or services to a customer are not separately identifiable include but are not limited to। कहते हैं वो फैक्टर्स जो हमें ये बताएं कि ये प्रोमिसेस गुड्स या सर्विसेज के अलहदा अलहदा नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट नहीं है, वो ये फैक्टर्स हैं। द एंटिटी प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ integrating the goods or services with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output। मसलन आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जिस प्रोडक्ट के अंदर कई चीजें मिक्स हैं और अब वो प्रोडक्ट इस शक्ल में आ चुका है कि उन सेपरेट आइटम्स को आप अलहदा नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर की जो गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो मौजूद आइटम्स हैं उनका आप अलहदा अलहदा बेनिफिट नहीं ले सकते, तो फिर आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉमिस के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं गुड्स के या सर्विस के उन्हें डिस्टिंक्ट नहीं कहा जा सकता। मसलन जब मैं आपको नॉलेज डिलीवर करता हूं तो एक होती है नॉलेज, एक होती है एग्जाम टिप्स, लेकिन लेक्चर के दौरान नॉलेज और एग्जाम टिप्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप नॉलेज और एग्जाम टिप्स का अलहदा अलहदा फायदा नहीं उठा सकते, आपको क्लास को एज अ होल लेना पड़ता है। तो हम कहेंगे सर अंसारी की क्लास में जो नॉलेज है या जो एग्जाम टिप्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों का मिक्सचर अवेलेबल है। आगे, वन और मोर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइजेस वन और मोर ऑफ द अदर गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है वो गुड्स
डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, जिनमें क्या पाया जाए, वन और मोर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइज, यानी जो ओरिजिनल शक्ल है आपकी गुड्स या सर्विसेज की, जो हैयत है या जो उसकी सब्सटेंस है या जो उसका समझ लें ओरिजिनल पिक्चर है, वो क्या हो गई, वो मॉडिफाई हो गई, यानी ओरिजिनल आइटम जो है वो कहीं हाइड हो गई, तो फिर भी आप इसको क्या नहीं कहेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं कहेंगे। वो गुड्स या वो सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट नहीं होंगी जो आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट है या हाईली इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे के लिए लाजिम हैं, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकती, तो उन्हें क्या कहेंगे कि ये भी डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है। If a promised good or service is not distinct, an entity must combine that good or service with other promised good or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. याद है हम कहते थे एग्रीगेशन ऑफ एसेट्स, यानी सम टाइम छोटी छोटी चीजें एसेट नहीं कहलाती, लेकिन अगर उन सारी छोटी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एसेट बन जाता है। वो कह रहा है अगर कुछ गुड्स या सर्विसेज हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन अगर उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए और उनकी डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ जाए, तो इस कंबाइंड आइटम को या इस कंबाइंड सर्विस को अब हम डिस्टिंक्ट गुड या डिस्टिंक्ट सर्विस कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, an entity, a software developer enters into a contract with a customer. Who is the entity? Software developer. Who is the customer? ये customer है। To transfer a software license, perform an installation service. सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कहा मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी दूंगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की सर्विस भी दूंगा, और अगर आगे चल के तुम्हें कोई अपडेट्स या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हुई तो वो भी दूंगा फॉर अ 2-year पीरियड। The contract specifies that as part of the installation service, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software application used by the customer. कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि कस्टमर ने सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहा कि तुमने हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने उसे कस्टमाइज्ड बना देना है। कस्टमाइज्ड का मतलब मैं राइस के लिए उस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा ले सकूंगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूज़फुल नहीं होगा। इसको कहते हैं कस्टमाइज्ड आइटम। द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। बाहर क्लाइंट्स को किसी को हम सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, किसी की इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो कह सकता हूं मैं अपने लाइसेंस से अलहदा फ़ायदा कमा सकता हूं, मैं एंटिटी, और किसी को लाइसेंस नहीं दिया, वो कहता है भाई मेरे पास लाइसेंस है इंस्टॉल कर दो, हम वो भी कर देते हैं। ना हमने किसी को लाइसेंस बेचा ना इंस्टॉलेशन की, उसका कोई लाइसेंस चल रहा था, उसने कहा यार इसमें मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हमने कहा हम में इतना कैलिबर है कि हम तुम्हें ये भी दे सकते हैं। तो कहना इसे कि मेरे लिए, एंटिटी के लिए ये डिस्टिंक्ट आइटम है, ये डिस्टिंक्ट आइटम है, ये डिस्टिंक्ट आइटम है, क्योंकि इन तीनों का एंटिटी अलहदा अलहदा कमाई कर सकती है। अलहदा अलहदा क्लाइंट हमारी अलहदा अलहदा आइटम को बेनिफिट के तौर पर यूज कर सकते हैं। The customized installation service can be provided by other entities.
द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट एंड द टेक्निकल सपोर्ट। हमसे जो सॉफ्टवेयर खरीदेगा वो हमारी अपडेट या हमारी टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लाइसेंस देना मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। पॉइंट इन टाइम इंस्टॉलेशन, पॉइंट इन टाइम टेक्निकल सर्विस ओवर द टाइम। Required, identify performance obligation. The software license and the customized installation service are not distinct. अब यहां पर अगर मैं तीनों को अलग-अलग कर सकता हूं तो ये क्या बन गए? डिस्टिंक्ट। अब क्या कह रहा है? The entity sells the license, installation service and technical support separately. The customized installation service can be provided by other entities. The software remains functional without the updates and the technical support. जी बच्चों क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कितने काम करने हैं बीइंग अ एंटिटी? मैंने कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विस देनी है, लाइसेंस यानी, फिर सॉफ्टवेयर में अपडेट देने हैं और टेक्निकल सपोर्ट देनी है। तीनों देख लें कहां कहां लिखे हुए थे। The entity sells the license, installation service and technical support separately. Technical support obligation हो गई। सॉफ्टवेयर अपडेट करना यहां पे लिखा हुआ था, ये पॉइंट ये सॉफ्टवेयर अपडेट भी करके दे सकता हूं। अच्छा, यहां पर इसने लाइसेंस और इंस्टॉलेशन को एक पॉइंट रखा है कि लाइसेंस कोई है हाथ में तो नहीं देगा, लाजमी बात है इंस्टॉल करके देगा। इसको उसने एक बना दिया, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विस दैट इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। दूसरी ऑब्लिगेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, और तीसरा क्या है? टेक्निकल सपोर्ट देना। और वो टेक्निकल सपोर्ट में ऑनलाइन भी दे सकता हूँ और टेलीफोनिक भी दे सकता हूँ। सुनो बच्चों, एग्जाम्पल 7, कंसिडर द फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से एमसीक्यूज में आ सकती हैं ऐसी बातें, डिस्कशन वाला एरिया है ये। ECL has entered into a contract. ECL एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ with काशिफ ब्रदर्स for construction of a residential project. ECL काशिफ ब्रदर्स के साथ इन हुआ और कंस्ट्रक्शन करनी है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, यानी मकान बनाना है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी देना है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज भी देनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देनी है, साइट की क्लियरेंस वगैरह भी करवा के देनी है। ECL एंड इट्स कंपेटिटर्स प्रोवाइड सच सर्विसेज सेपरेटली आल्सो। ECL इन सारी चीज़ों को अलग-अलग भी बेचता है, और जहां सर्विस देनी होती है, एडवाइस देनी होती है, तो सेपरेटली एडवाइस भी देता है कस्टमर्स को। यानी मकान किसी और से कस्टमर बनवा रहा है, हो सकता है साइट की क्लियरेंस के लिए वो मेरे से सर्विस ले ले। हु इज़ द एंटिटी? ECL एंड हु इज़ द कस्टमर? काशिफ बिल्डर। ओके हो गया। ECL एंटर हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट में काशिफ बिल्डर्स के लिए, और काशिफ बिल्डर्स के लिए ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना के दे रहा है। हु इज़ द एंटिटी? ECL। और हु इज़ द कस्टमर? काशिफ बिल्डर्स। ECL ने काशिफ बिल्डर को क्या कहा? मैं एक मकान बनाकर दूंगा और उस मकान के अंदर जो चीजें लगेंगी वो सारी भी ECL देगा। अब मुझे बताएं, क्या काशिफ ब्रदर्स ने ECL को पूरा प्रोजेक्ट एज अ होल दिया या सेपरेटली दिया? एज अ होल दिया, क्योंकि ECL की डील काशिफ बिल्डर से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसमें शामिल है। मतलब मैं कहूँ यार शेरोज मुझे मकान बना के आपने देना है, मैंने आपको मकान के पैसे देने हैं, तो उसके अंदर शामिल है मकान के अंदर जो कुछ मटेरियल लगेगा, जो कुछ आपके
कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज होंगी, जो कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज होंगी, जो कुछ साइट क्लियरेंस सर्विसेज होंगी, यानी नक्शा वगैरह भी बनवा के देना। अब मुझे बताएं, क्या ईसीएल के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करना, सर्विसेज देना, साइट की क्लियरेंस करवाना सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या ईसीएल को इसे एज अ होल एक प्रोजेक्ट लेना चाहिए? ईसीएल को इसे एज अ सिंगल ऑब्लिगेशन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मकान वो बनाकर नहीं देगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होगी। ईसीएल ये नहीं कह सकता ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये देखो ये मैंने मैप बना के दे दिया, क्योंकि काशिफ ब्रादर कहेंगे मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का। रिक्वायरमेंट पढ़े। In view of the requirements of IFRS 15 revenue from contracts with customers, discuss whether goods and services provided in each of the above contracts represent a single performance obligation। तो पहले का आंसर क्या है? यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को सिंगल ऑब्लिगेशन के तौर पर लेकर चलूंगा। शो कीजिएगा। The different services, construction material services, engineering and site clearance being performed under the contract are separately identifiable। हम ये नहीं कह रहे identifiable नहीं है, मकान में ईंटें लगी हुई नजर आएंगी, मैप बना हुआ नजर आएगा, फाइल में लगा हुआ होगा, बट द कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट। हमने कहा था डिस्टिंक्ट आइटम क्या होती है? जिससे अलहदा अलहदा फायदा लिया जा सके। अब मुझे बताएं, जिसने मकान बनवाना है क्या वो ईंटों का अलहदा फायदा ले सकता है? आप 10 लाख ईंटें रख के कह देंगे यार इससे फायदा ले लो, वो कहेगा भाई मुझे इससे क्या फायदा, मुझे तो एक कंस्ट्रक्टेड घर चाहिए। कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम सर्विसेज सेपरेटली फ्रॉम द अदर। बेस्ड ऑन दिस ECL शुड अकाउंट फॉर सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और जो डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट है उसने ये नहीं पूछा, जरा वापस कीजिए रिक्वायरमेंट। इन ईच ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस, ECL शुड रिकॉर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब सेकंड पे चलें। E-Solution Limited, a software developer, entered into a 2-year contract with the customer. Who is entity? E-Solution. Who is the customer? Customer का नाम नहीं है। To provide a software license. E-Solution software license बना के देगा। इसमें शामिल है फ्यूचर की सॉफ्टवेयर अपडेट भी करके देगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विसेज भी देगा। The software license would remain functional। अगर E-Solution कस्टमर को सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलाउ कर दे, उसका पासवर्ड दे दे, would remain functional, ये काम करता रहेगा even if the updates and post implementation support services are discontinued। यानी अगर कस्टमर E-Solution के साथ लाइसेंस लेने के बाद अपडेट वाली सर्विस कैंसिल कर दे, सपोर्ट सर्विस कैंसिल कर दे, वो उस सॉफ्टवेयर से फिर भी फायदा ले सकता है। अब मुझे बताएं, कह सकता हूं सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक डिस्टिंक्ट आइटम है और जो बाकी दो आइटम है वो डिस्टिंक्ट आइटम है। अब मुझे बताएं, E-Solution इस पर्टिकुलर डील को सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझे या मल्टीपल? हमने क्या कहा था, जब अलहदा अलहदा फायदा लिया जा सके तो हर काम को अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझा जाएगा। तो अब E-Solution इस डील को सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसका कस्टमर सॉफ्टवेयर को उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है जब E-Solution अपडेट या टेक्निकल सपोर्ट देना बंद कर दे। दिखाइएगा सॉल्यूशन। ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सपोर्ट सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। क्यों?
क्योंकि कस्टमर इनका अलग-अलग फ़ायदा उठा सकता है। The software license is delivered before the other services and remains functional without updates and technical support. Further, the customer can benefit from each of the services either on their own or together with other services that are readily available. Thus, the entity's promise to transfer the good or service is separately identifiable from other promises in the contract. Based on the above, the contract should not be accounted for as a single performance obligation. आज के लिए बेटा इतना ही। कल इंशाल्लाह यहीं से इस स्टैंडर्ड की थ्योरी को आगे बढ़ाऊंगा। जितना करवाया है अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा ताकि कल की बातें समझ में आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।